हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। यानी किसी भी माध्यम का यदि अपवर्तनांक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या बताता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक। आज का हेडिंग है अपेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष यदि निकाला जाता है तो इस रिजल्ट को बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक, जो हम आगे समझेंगे। अपेक्षिक अपवर्तनांक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपवर्तनांक के बारे में बताते हैं। मान लेते हैं कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल C1 मान लेते हैं। तो आप ये बताइए कि माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या होगा। माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? N1 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल तथा इसी माध्यम में प्रकाश की चाल C1। ठीक, अब मान लेते हैं माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बराबर C2। तो ये बताइए कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी N2 बराबर क्या हो जाएगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 का अपवर्तनांक। हमको निकालना है अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक कैसे निकलता है? सबसे इसको पढ़ते हैं कैसे, तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपवर्तनांक के सापेक्ष। समझिए इसको, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में या माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि अपेक्षिक अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे? अगर माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में तो कैसे लिखेंगे? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा कि अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में बता रहा है। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में हो जाएगा N2 यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक, ये हो गया अपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है? तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, ये क्या है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। दोनों अनुपात में यहाँ भी वही है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, यहाँ माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, दोनों अनुपात में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम अपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा यदि बोले तो किस प्रकार बोल सकते हैं? दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहेंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहेंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। पिछले वीडियो में ये बताया है कि अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। यानी हम इस प्रकार की परिभाषा दे सकते हैं कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं।
तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक का, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दो माध्यमों दो माध्यमों के अपवर्तनांकों या निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं या सापेक्षिक अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान लेते हैं कि चूंकि माध्यम एक में प्रकाश की चाल मान लेते हैं C1, कितना है, C1। इसीलिए आप ये बताइए कि माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, N1 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम एक में प्रकाश की चाल। अब मान लेते हैं कि माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल C2 है, कितना है, C2। इसीलिए बताइए कि माध्यम दो का अपवर्तनांक यानी N2 क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, कितना है, C2। अब निकालते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष में या माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष में। माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष में या अपेक्षाकृत, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष में N1 बटा N2, माध्यम वन का अपवर्तनांक बटा माध्यम दो का अपवर्तनांक। अब यहां से M1 N2 का मान रख देते हैं, यानी N12 बराबर N1 के जगह पर C1 बटा और N2 के स्थान पर C/C2 लिख सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, C/C1 गुना C2/C, C से C कैंसिल हो गया, यानी N12 बराबर C2/C1, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं इस प्रकार दूसरा आगे लिखते हैं कि माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष में, ये हो गया माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष में।
अब लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में। कैसे लिखेंगे? तो n माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में n2 बटा n1, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। n2 के स्थान पर क्या लिखेंगे? c बटा c2 बटा c बटा c1 n1 के स्थान पर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, c बटा c2 गुना c1 बटा c से c कैंसिल हो गया, n2 1 बराबर c1 बटा c2। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को यदि गुणा करेंगे तो c2 से c2 कैंसिल हो जाएगा, c1 से c1 कैंसिल हो जाएगा, इतना गुना इतना बराबर 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा N12 गुना N21 बराबर C2 बटा C1 गुना C1 बटा C2। C2 से C1 से C1 कैंसिल, C2 से C2 कैंसिल हो गया, ये हो गया N12 गुना N21 बराबर 1। अब यहाँ पे ये गुणा में है तो उधर हम भागा में ले जाएंगे, 1 बटा N21 N21, यानी हम क्या देख रहे हैं कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में और माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब आगे चलते हैं, स्नेल के नियम को देखते हैं। अगला हेडिंग रहेगा स्नेल के नियम। स्नेल के नियम एक बार हम पढ़ा चुके हैं, जब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम पढ़ाए थे उस समय। तो हेडिंग देंगे स्नेल के नियम। स्नेल के नियम यानी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ कहां से आया है? जब हम प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से स्नेल के नियम का पता चलता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या था? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम था कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे समानता म्यू से सूचित करते हैं, यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये था स्नेल के नियम। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो पहले लिख देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं, या स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है।
तो दूसरा नियम क्या कहता है प्रकाश के अपवर्तन का, कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, एक नियतांक होता है जिसे समानतः म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। यानी अतः म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। यहाँ म्यू क्या है, तो म्यू एक नियतांक है, नियतांक यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब एक फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर हवा है और नीचे पानी है, नीचे पानी है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से भेजते हैं, ये हो गया आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये आपतित किरण जो है इस डायरेक्शन में ना जाकर के जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है। ठीक, ये हो गया आपतित किरण ए ओ बी, ये हो गया परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल है इसे कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। मान लेते हैं कि हवा का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक n1 है और पानी माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, ऐसा मान लेते हैं। ये जो म्यू है, ये म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है अपवर्तन कोण वाले अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण वाले अपवर्तनांक तथा आपतन कोण वाले अपवर्तनांक का अनुपात। यानी म्यू बराबर लिखेंगे, म्यू बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटा आपतन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू बराबर क्या हो गया, अपवर्तन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटा आपतन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप ये बताइए
कि म्यू बराबर लिख सकते हैं आप अपवर्तन कोण वाले माध्यम कौन हो गया, N2, और आपतन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया N1। ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से अगर चलेंगे तो LHS बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि RHS बराबर होगा। तो इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, साइन या N2 वटा N1 बराबर साइन I बटा साइन R, साइन I बटा साइन R। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो N2 बटा N1 है, ये क्या है, ये अपेक्षिक अपवर्तनांक है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, यानी ये अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको हम कैसे लिखते हैं, N21 बराबर साइन I बटे साइन R हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो N2 गुना साइन R बराबर N1 गुना साइन I। ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्मूला, सिमेट्रिकल फॉर्म, स्नेल के नियम का सिमेट्रिकल फॉर्म, सममित रूप, सममित रूप किसका, तो स्नेल के नियम का, स्नेल लॉ का, है ना, यानी किसका रूप है, तो स्नेल के नियम का यह सममित रूप है। ठीक, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। याद कैसे रखिएगा कि अपवर्तन कोण जो है इसके साथ साइन R लेंगे, साइन R गुने इसी के माध्यम से गुणा करेंगे। ठीक, और इसका साइन I लेंगे, इसी के माध्यम से गुणा करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। अब आगे नोट में करके चलते हैं, इसी से एक और फॉर्मूला निकालते हैं। अगर स्नेल का नियम लिखने का यदि दे दिया जाए तो आप यहां तक ही लिख के छोड़ दीजिएगा, है ना, नोट में जो लिखाएंगे उसको लिखना नहीं है। तो नोट में करके लिखिए, अभी हम देख चुके हैं कि N2 N1 बराबर साइन I बटा साइन R है, साइन I बटे साइन R है। ये N2 है जो, ये क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा, ये क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, साइन I बटा साइन R। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, C बटा C2 C बटा C1, यानी साइन I बटा साइन R, ये C से C, सॉरी, C1 बटा, ये ऊपर जाएगा C1 बटा C, C से C कैंसिल हो गया, यानी C1 बटा C2 बराबर साइन I बटा साइन R, साइन I बटा साइन R। इसे भी आप याद रखिएगा, तिरछा तिरछी गुना भी आप कर सकते हैं। तो ये था अपेक्षिक अपवर्तनांक और स्नेल के नियम। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज आज हम पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।